हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसका आपका टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या चल रहा था? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कल मैंने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं, आपके जो सिलेबस में मैंने उनके प्रकार लगभग 9 आपको समझाए थे। साथ ही मैंने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताई थी कि किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आई बात, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आई बात समझ में? इतना मैंने आपको समझा दिया था। और इसमें अब आपका जो टॉपिक है, एक टॉपिक आपका इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये आया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी जो रासायनिक समीकरण होते हैं इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो पहले आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम का एक जो प्रश्न है इसको आप नोट कर लो, प्रश्न नोट कर लो पहले आप, कि द्रव्यमान संरक्षण, ध्यान देना, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि द्रव्यमान संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, यानी जो द्रव्यमान संरक्षण है उसका नियम क्या है, ये प्रश्न है आपका। और इसके बारे में आपको पहले व्याख्या करूंगा, इसके बारे में समझाऊंगा। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और बोर्ड की तरफ आपका ध्यान। तो सुनिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सामान्य वे मैंने आपको इसको पहले समझा दिया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान को हम क्या नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। आई बात समझ में? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। ना तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं द्रव्यमान को, और ना ही उससे हम उसका विनाश कर सकते हैं, और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसका ये अर्थ यह हुआ कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी जो अभिकारक हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष किसके बराबर है? दाएं पक्ष के। किसके बराबर है? दाएं पक्ष के। और ऐसा कब कहेंगे हम? ऐसा हम तब कह सकते हैं जब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के कैसा होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान संरक्षण की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा मैंने आपको बता दी कि भाई द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, और इसमें मैंने आपको समझा दिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। आई बात समझ में? अब इस डेफिनेशन को आप नोट कर लो अपनी रफ को फेयर कॉपी में। तो देखिए, नोट करना, और नोट करते समय भी ध्यान से इसको समझा करो, लिखा करो, ताकि लिखते समय ही आपको कुछ याद हो जाए। तो देखिए, हैंड डाल लेना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई बात में, द्रव्यमान संरक्षण
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आप हेडिंग डाल लेना और इसमें अब आप डैश करके लिखना। तो देखिए बहुत इजी मैंने इसकी परिभाषा आपको समझाई, अब इसको आप नोट कर लेना। तो देखिए प्रिय छात्राओं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, नोट करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, आई बात समझ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, आ रही बात समझ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, आ रही बात समझ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को, किसको, पदार्थ को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो पदार्थ होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो होता है, ध्यान देना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो होता है, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, पदार्थ ना करके क्या करना है, द्रव्यमान करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, जो द्रव्यमान होता है, मास यूनिट भी बोल देते हैं, आई बात समझे, क्या बोल देते हैं इसको, मास यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसको, द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान, आई बात समझे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, आई बात समझ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, आई बात समझ में, नोट करना इस बात को। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, आई बात समझ में। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके क्लियर कर रहा हूं मैं, तो ध्यान देना, समझना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, किसके बराबर हो गया, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर। तो यानी जितना LHS बराबर RHS, यानी LHS बराबर RH, यानी बायां पक्ष किसके, दाएं पक्ष के कैसा है, बराबर है, आई बात समझे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इस बात को भी लिख लेना। तो लिख लो, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर किसके, उत्पादों का कुल द्रव्यमान, किसके बराबर, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इस परिभाषा के अनुसार, जो परिभाषा मैंने आपको बताई है ऊपर लिखी है, इसके अनुसार। क्यों, जितने अभिकारक हैं किसी रासायनिक क्रिया में, जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, उनका जितना द्रव्यमान है
उतना ही उत्पादों का कुल द्रव्यमान होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इनको नोट कर लेना, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका कंप्लीट। अगला जो इसमें प्रश्न बनता है आपका वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वैसे मैंने इसको शाब्दिक वे आपको इसको मैंने समझा दिया था, लेकिन लिखाने की वजह से मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ और लिखाता हूँ। ठीक है ना। वैसे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था। संतुलित, ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को, किसको, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसा करना, बैलेंस करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आपका प्रश्न हुआ। ठीक है ना। प्रश्न को आप नोट कर लेना। ठीक है ना, क्यों आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान देना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा और समझ लो। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान हो। यानी दोनों ओर के पक्षों की, यानी जितने अभिकारक में जितने परमाणु क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। यानी दोनों ओर के जो तत्व हैं, दोनों ओर के तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या है वो कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जब संख्या कैसी हो, समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं, प्रत्येक तत्व के क्या है, जो परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे C+O2, C+O2 और क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। अब देखिए दोनों ओर के जो तत्व हैं उनके परमाणु समान हैं कि नहीं है। जैसे C, तो देखिए अभिकारक में क्या कार्बन है, एक, तो उत्पाद में भी एक कार्बन है। और अभिकारक में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन परमाणु यहां पर कितने, O2 कितने हो गए, 2 हो गए। तो उत्पाद में भी कितने, 2 हैं। तो कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। आई बात समझ में। यानी बायां पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो संतुलित समीकरण है। और अगर ऐसा नहीं है, बायां पक्ष या दायां पक्ष के बराबर नहीं, यानी अभिकारक उत्पादों की संख्या बराबर नहीं, उनके तत्वों की परमाणु संख्या कैसी नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। और फिर मैंने आपको समझाया था, असंतुलित समीकरण को हम हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, अनुमान विधि को कहते हैं। अनुमान विधि के द्वारा उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आई बात समझ में। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। तो देखिए पहले इसकी परिभाषा नोट करता हूं मैं, उसके बाद आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, और अच्छा समझ में आता है तो आप कमेंट्स किया करो। ठीक है ना, कमेंट्स कर कर हमको अधिक से अधिक हमको बताया करो। ठीक है ना। तो देखिए वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, आई बात समझ, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में, जिसमें दोनों पक्षों में, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें
दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या, दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व के, तो यहाँ तत्व के और लिख लेना, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो, कैसी हो, समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई बात समझ, डेफिनेशन समझ में आई आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन कौन से हो गए, बायां और दायां, दोनों पक्ष का मतलब बायां और दायां, और बाएं दाएं का अगर हम बात करें तो अभिकारक और उत्पाद, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, किसके, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एक उदाहरण के द्वारा आप समझिए और क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक उदाहरण में आपको समझा रहा हूं कि Zn जिंक है। Zn क्या है, जिंक है। जिंक जो होता है H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है। H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। क्या बना रहा है, ये बना रहा है ZnSO4 प्लस H2। आई बात समझे, यानी जिंक है, अभिकारक में क्या है, जिंक है। और जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्रिया करने के बाद ये जिंक सल्फेट बना देता है, ZnSO4 बना देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है। अब देखते हैं कि दोनों तरफ के जो पक्ष हैं वो समान हैं कि नहीं हैं, ये संतुलित समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए इधर की बात करते हैं पहले अभिकारक में। अभिकारक कह लो, क्रियाकारक भी कह देते हैं, अभिकर्मक भी कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आई बात, उन्हें हम क्रियाकारक या अभिकारक के नाम से जानते हैं। और क्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होते हैं या जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्रियाकारक उत्पाद यहाँ पर बराबर है कि नहीं है, या दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान है कि नहीं है। अगर समान है तो वो कैसा होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर समान नहीं होती हैं तो कैसा होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए प्रिय छात्राओं, इधर देखो Zn जिंक जो है, जिंक के कितने परमाणु हैं, एक। कितना है, एक है। आई बात समझ में। दूसरा देखना हाइड्रोजन के कितने, दो। यानी हाइड्रोजन जो है अपना प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या देखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर दो, H2 लिखा हुआ है तो कितने, दो। अब देखिए सल्फर S, सल्फर के कितने, एक है। सल्फर के कितने, एक। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं इसमें, 4 ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 4। कि भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। पाठ नंबर 5 में मैंने बताया था, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो Zn प्लस H2SO4, अब क्रिया के बाद क्या बना रहे हैं, ZnSO4 प्लस H2। तो बात चल रही है अभिकारक की तरफ देखते हैं। तो Zn जिंक के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, एक। H2 यानी हाइड्रोजन कितने, दो। सल्फर का कितना, एक। और ऑक्सीजन के कितने, 4। कितने, 4। अब देखते हैं अभिक्रिया के बाद क्या निकल के आता है, बैलेंस में है अभिक्रिया के नहीं है। तो देखिए अब उत्पाद में हम देखते हैं। तो देखिए Zn भी कितने, एक।
और अभिकारक में भी Zn कितने थे, 1, यानी दोनों ओर के परमाणु कैसे हैं, बराबर। अब देखो सल्फर भी कितने हैं यहाँ पर, सल्फर भी कितना है, 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 2। अब देखिए अभिकारक में Zn कितना था, 1, यानी Zn जो है अपना Zn तत्व है, इसके कितने परमाणु हैं, 1। तो उत्पाद में भी कितने परमाणु में इसके, 1। हाइड्रोजन के देखो इधर कितने, 2। उधर देखिए उत्पाद में हाइड्रोजन कितने, 2। बराबर हैं कि नहीं है, बराबर हैं। इधर देखो सल्फर के कितने, 1। इधर देखो सल्फर के कितने, 1 है कि नहीं है। इधर ऑक्सीजन के देखो कितने परमाणु हैं, 4। इधर भी कितने, 4। तो कह सकते हैं ना LHS बराबर RHS। बायां पक्ष किसके, दाएं पक्ष के कैसा है, बराबर है। आज भाषा में बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के कैसा है, बराबर है। तो यही संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसमें दोनों पक्षों में जो प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या कैसी हो, समान हो। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या कैसी हो, समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। आई बात समझ में। अब प्रश्न बनता है, मैंने आपको बताया है कि संतुलित समीकरण की आवश्यकता, कि भाई संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्या है, या संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऐसा क्या कारण है। तो इस पर मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं, तो देखिए, समझना, ध्यान देना। तो पहले हैंड डाल लेते हैं, पहले बोर्ड को साफ कर देता हूं। ध्यान से समझना और ध्यान से लिखा करो, क्यों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक आपका चल रहा है। 3 नंबर का ये पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपका, और अधिक से अधिक इनको रिवाइज करो। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, अब हेडिंग डालना, संतुलित समीकरण की आवश्यकता। संतुलित समीकरण की आवश्यकता, संतुलित समीकरण की आवश्यकता। ध्यान देना, समझना, संतुलित समीकरण की आवश्यकता। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है यह कहता है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है भाई किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को, और ना ही उसका हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। इस नियम की पालना के लिए क्या होता है, इस नियम को संतुलित करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण इस नियम की पालना के लिए या संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। आई बात समझ कि भाई ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही किसी भी रासायनिक ना उसका हम विनाश कर सकते हैं। तो इस नियम की पालना के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है। यानी LHS बराबर RHS हो जाएंगे इस नियम की पालना के लिए। भाई ये नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण का, भाई ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसलिए इस नियम को संतुलित करने के लिए, इस नियम को सिद्ध करने के लिए, संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होने चाहिए। LHS बराबर RHS। आगे बस में बायां पक्ष जो होता है वो दाएं पक्ष के बराबर होने चाहिए, या जितने अभिकारक क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, उतने ही उत्पाद होने चाहिए। कौन से नियम की संरक्षण के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए। इसलिए संतुलित समीकरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। तो इस बात को नोट कर लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
नोट करना इस बात को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, आई भाषा में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी कर लेना इसको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को ना तो क्या कर सकते हैं हम, उत्पन्न कर सकते हैं। जो द्रव्यमान होता है उसका मास यूनिट जो होता है उसका द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न, आई भाषा में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ध्यान देना, ना तो उत्पन्न, उत्पन्न लिख लेना यहाँ पर, ना तो उत्पन्न, आई भाषा में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आई भाषा में ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही उसका क्या कर सकते हैं हम, विनाश, उत्पन्न और लिख लेना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। आई बात समझ में? इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखना, इस बात को, इस द्रव्यमान संरक्षण, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए, क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को, संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को, किसको, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात, संतुलित समीकरण की आवश्यकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका क्या कर सकते हैं हम, विनाश किया जा सकता है। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए या इस नियम को सिद्ध करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक है। आई बात समझ में? जैसे एक उदाहरण से समझो, ध्यान देना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म, तो ये CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। आई बात समझे?
कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। अब देखिए इनका द्रव्यमान, तो देखिए कैल्शियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है, कैल्शियम की होती है 40। ध्यान देना, परमाणु क्रमांक 20 है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 40। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है, इसका द्रव्यमान संख्या कह लो, परमाणु वो भार कह लो, वो कितना होता है, 12। और ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है, 16। परमाणु क्रमांक तो ऑक्सीजन का 8 है, लेकिन परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है इसका वो कितना होता है, 16। यानी द्रव्यमान संख्या जो होती है ना, वो लगभग परमाणु क्रमांक के दोगुने के बराबर होती है, लगभग होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे सोडियम है, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। कितना है, 11 है, लेकिन इसका परमाणु जो भार है या द्रव्यमान संख्या जो इसकी होती है वो कितनी होती है, वो 23 होता है। कितना होता है, 23। जैसे कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना है, 20, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना, द्रव्यमान संख्या है या जिसको परमाणु भार कहते हैं वो कितना होता है, 40 होता है। आई बात समझे। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। क्रमांक कितना है इसका, सीरियल नंबर 6वें नंबर पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। आई बात समझे। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आती है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी होती है, 16 होती है। अब देखते हैं दोनों और बराबर हैं कि नहीं है। तो देखो भाई, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है, 40, प्लस का चिन्ह लगाना, प्लस है, ठीक है ना, इंटू नहीं करना है, प्लस। कार्बन का कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब देखो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 होती है। कितनी होती है, 16। तो 3 की कितनी हो जाएगी, 16 थी 48, 48, 12, 60, 60 और 40 कितना हो गया, 100। तो देखिए इधर 100 ग्राम, यानी LHS में कितना है, 100 ग्राम। बाईं ओर कितना है, 100 ग्राम, क्योंकि आप जानते हैं अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। कौन सी तरफ लिखते हैं, बाईं ओर। आई बात समझ में। अब देखो उधर उत्पाद में, तो देखो कैल्शियम कितने, 40, ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 1 है, तो कितना हो गया, 16, प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो प्लस का। कार्बन का देखो कितना है, 12, तो 12। ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है, 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए इनको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। आई बात समझे भाई। 40 और 16, 56, 56 और 12, 68, 68 और 32, 100 ग्राम। तो दोनों ओर बराबर हुए कि नहीं हुए, LHS बराबर RHS बराबर हुए कि नहीं हुए। इधर भी 100 ग्राम और उधर भी 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई किसी भी रासायनिक पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। आई भाषा में कर रहे हैं उत्पन्न, भाई 100 ग्राम इधर है तो 100 ग्राम इधर होना चाहिए। और ये जो मैंने लिखे इनका क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तत्वों की क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। एक तो होते हैं परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे हाइड्रोजन 1 पर, हीलियम 2 पर, लिथियम 3 पर, बेरिलियम 4 पर, बोरॉन 5 पर, कार्बन 6 पर, नाइट्रोजन 7 पर। तो ये तो क्या हो गए, परमाणु क्रमांक हो गए। और ये उनके भार जो होते हैं, परमाणु भार या जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ये लगभग परमाणु क्रमांक के दोगुने की कैसे होती है, बराबर होती है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़कर इसको निकाला जाता है। 9th में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और फिर भी अगर ध्यान नहीं है तो 9th का पाठ नंबर 3 और 4 एक बार और देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें दे रखी है द्रव्यमान संख्या और उनकी परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं, सामान्यतः निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर। आई बात समझ में। ओके, तो ये आपका हो गया टॉपिक संतुलित समीकरण की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों पड़ती है कि भाई LHS बराबर RHS होने चाहिए, दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आई बात समझ में। और अगर बराबर होंगे तभी उसको हम कैसी अभिक्रिया कहेंगे, संतुलित अभिक्रिया के नाम से उसको जानेंगे। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। आज मैंने आपको समझाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा प्रश्न आपको बताया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, दोनों पक्षों को, दोनों समीकरण को, जो दोनों समीकरण के दोनों पक्षों को संतुलित करने के लिए, इस नियम की पालना करने के लिए। कौन से नियम की पालना करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसमें अभिक्रियाएं, और अभिक्रिया में कल पहली अभिक्रिया समझाऊंगा मैं, योगशील अभिक्रिया, जिसको संयुग्मन अभिक्रिया भी कह देते हैं, संयोजन भी अभिक्रिया भी कह देते हैं। संयोजन, योगशील, संयुग्मन एक ही नाम है। तो फिर ये छात्राओं अधिक से अधिक मेहनत करो, घर पर अधिक से अधिक पढ़ो।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक्स।